नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। शाम 5 बजे तक लगभग 58% मतदान की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नारी शक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए बजटीय घोषणाओं पर वेबिनार को संबोधित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पर हार्वर्ड स्टडी रिपोर्ट जारी की। कहा, इनसे भारत के टीकाकरण अभियान और कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई को समझने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश का आकर्षक केंद्र। गुजरात राज्य शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 28 मार्च से 12 अप्रैल तक होंगी। राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में पेश किया। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 के नवीनतम संस्करण का शुक्रवार को विशाखापत्तनम में शुभारंभ होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया। भारत के साथ FIH प्रो लीग श्रृंखला के लिए स्पेन की महिला हॉकी टीम भुवनेश्वर पहुंची और भारत तथा श्रीलंका के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल लखनऊ में। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है, सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो गया। ये जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। शाम 5 बजे तक लगभग 58% वोट डाले जा चुके थे। एक रिपोर्ट। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें बूथों पर नजर आ रही थीं, जो इस चरण में लोगों के उत्साह को बयां कर रही थीं। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। आज 624 मतदाताओं का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। इनमें सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा, अभिषेक मिश्रा, समाजवादी पार्टी की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार पूजा शुक्ला, अपना दल प्रत्याशी और वर्तमान सरकार में मंत्री जय प्रताप सिंह जैकी, बसपा नेता गयाचरण दिनकर, कांग्रेस प्रत्याशी और उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इस चरण की 59 सीटों में से 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 4 और बहुजन समाज पार्टी तथा कांग्रेस को 2-2 सीटें मिली थीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अन्य चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाराबंकी और कौशाम्बी जिलों में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार बौद्ध सर्किट योजना के जरिए कौशाम्बी क्षेत्र का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के गरीबों और हाशिए पर आए लोगों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू की ताकि गरीब परिवार देश में कहीं भी राशन ले सकें। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राज्य में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोंडा और बहराइच जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। श्री यादव ने कहा कि भाजपा को चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आज अमेठी में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया।
मणिपुर में पहले चरण के मतदान को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। राज्य में प्रचार अभियान तेज हो गया है और विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता तथा प्रमुख प्रचारक अपने अपने दल के उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं को लुभाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुकी युवाओं को मुख्यधारा में शामिल होने का आह्वान करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार उन्हें मुख्यधारा में शामिल होने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद से श्री मोदी ने मणिपुर सहित पूर्वोत्तर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर जोर दिया है। ग्रामीण विकास के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2022 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष रूपरेखा तैयार की गई है। बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान किया गया है। ये ग्रामीण क्षेत्रों, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के इलाकों और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सुविधाओं के सैचुरेशन की तरफ बढ़ने के प्रयासों का ही हिस्सा है। बजट में जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम घोषित किया गया है वो हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटीकरण और भूमि सीमांकन संबंधी कार्यों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना समय की मांग है। गांवों के विकास में वहां घर और जमीन की प्रॉपर डिमार्केशन बहुत आवश्यक है। स्वामित्व योजना से इसमें बहुत मदद मिल रही। लैंड रिकॉर्ड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नेशनल सिस्टम और एक यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन पिन एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर सामान्य ग्रामीण की निर्भरता कम से कम हो, हमें ये सुनिश्चित करना है। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन और डिमार्केशन से जुड़े समाधानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना आज की जरूरत है। श्री मोदी ने ब्रॉडबैंड क्षमता के उचित इस्तेमाल के संबंध में जागरूकता लाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार हमारी मातृशक्ति है, हमारी महिला शक्ति। परिवारों में महिलाओं की आर्थिक फैसलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं की इस भागीदारी को और ज्यादा विस्तार दिए जाने की जरूरत है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को कैसे लेकर आए, इसके लिए भी आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। जल जीवन मिशन के तहत 4 करोड़ पानी के कनेक्शन देने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्यों से प्रयास तेज करने को कहा। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 4 करोड़ कनेक्शन देने का टारगेट हमने रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए आपको अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी। मेरा हर राज्य सरकार से ये भी आग्रह है कि जो पाइपलाइन बिछ रही है, जो पानी आ रहा है, उसकी क्वालिटी पर भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। गांव के स्तर पर लोगों में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आए, वाटर गवर्नेंस को बल मिले, ये भी इस योजना का एक लक्ष्य है। हमें 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने सरकार की सभी नीतियों और कार्यों के पीछे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र को दोहराया। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृतकाल में हमारे संकल्प सभी के प्रयासों से ही पूरे होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए
सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोले और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक सालाना जमा करते रही। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पर आज हार्वर्ड स्टडी रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट भारत के कोविड टीकों की विकास गाथा और भारत में टीकाकरण यात्रा के बारे में है। इनमें स्वदेशी टीकों के निर्माण तथा समय पर पूरी की गई प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया गया है, जिससे विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को सुरक्षित टीके लग सकें। इनमें महत्वपूर्ण जानकारी तथा अनुभवों का उल्लेख किया गया है, जिससे भविष्य में महामारी के प्रबंधन और जन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में सीख मिल सकेगी। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने कहा कि हार्वर्ड स्टडी रिपोर्ट देशवासियों और दुनिया को भारत के टीकाकरण अभियान और कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई को समझने में मदद मिलेगी। श्री मांडविया ने कहा कि इस अध्ययन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और दूरदृष्टि का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इस बीच देश में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 176 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 33,84,000 से ज्यादा टीके लगाए गए और इस दौरान 31,300 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.42% है। कल 15,102 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में 1,64,000 से ज्यादा लोगों का उपचार चल रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए अब एक आकर्षक केंद्र है। उन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ भारत शीर्ष 25 नवाचार देशों की सूची में शामिल होने को इच्छुक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज 28वें DSTCII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी सम्मेलन में बोल रहे थे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान के जरिए भारत उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण का केंद्र बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि वैश्विक कंपनियों ने भारत में अपने विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर दिए हैं या इसकी प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां 1 अरब से अधिक उपभोक्ताओं के बाजार और बढ़ती क्रय शक्ति की ओर आकर्षित हुई हैं। गुजरात राज्य शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि की घोषणा कर दी है। ये परीक्षा 28 मार्च से 12 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थी परीक्षा की तिथि और समय से संबंधित जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gseb.org से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहली बार अलग कृषि बजट भी पेश किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। इससे करीब 4 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2000 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सालाना चिकित्सा बीमा कवर को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा
योजना के अंतर्गत 1,33,00,000 परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने और 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव किया गया है। सत्ता पक्ष ने बजट का स्वागत किया है, वहीं विपक्ष ने यह कहते हुए बजट की आलोचना की है, घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, शाम 5 बजे तक लगभग 58% मतदान की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नारी शक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ है। ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए बजटीय घोषणाओं पर वेबिनार को संबोधित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पर हार्वर्ड स्टडी रिपोर्ट जारी की। कहा, इनसे भारत के टीकाकरण अभियान और कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई को समझने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश का आकर्षक केंद्र। गुजरात राज्य शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 28 मार्च से 12 अप्रैल तक होंगी। राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में पेश किया। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 के नवीनतम संस्करण का शुक्रवार को विशाखापट्टनम में शुभारंभ होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कार्यमंत्री नवाब मलिक को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। भारत के साथ FIH प्रो लीग श्रृंखला के लिए स्पेन की महिला हॉकी टीम भुवनेश्वर पहुंची और भारत तथा श्रीलंका के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल लखनऊ में। भारतीय नौसेना का बहुदेशीय अभ्यास मिलन 2022 इस महीने की 25 तारीख को विशाखापत्तनम में शुरू होगा। 9 दिन तक चलने वाला अभ्यास 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण विशाखापत्तनम बंदरगाह में 25 से 28 फरवरी तक और दूसरा चरण समुद्र में 1 मार्च से 4 मार्च तक होगा। भारतीय नौसेना ने बताया है कि भारत 2022 में अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहा है और मिलन 2022 अभ्यास का उद्देश्य भारत और उसके मित्र देशों तथा भागीदारों को अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने का ये एक अवसर होगा। मिलन 2022 के इस अभ्यास का शीर्षक एक दूसरे के साथ मित्रता, मिलाप और परस्पर सहयोग करना है। इसमें भारत को एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। मिलन बहुदेशीय द्विवार्षिक अभ्यास है जिसे भारतीय नौसेना ने 1995 में अंडमान निकोबार कमान में आयोजित किया था। उस समय से लेकर अब तक वर्ष 2001, 2005, 2016 और 2020 को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में इसका आयोजन किया जाता रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक को धन शोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भगौड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय उनकी चिकित्सा जांच करा रही है और इसके बाद उन्हें आज शाम विशेष PMLA न्यायालय में पेश किए जाने की संभावना है। गिरफ्तारी से पहले आज प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक से लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को आज रात 10 बजे तक शहर में 100% बिजली आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। चंडीगढ़ प्रशासन ने कल शाम अनिवार्य सेवा अधिनियम एस्मा लागू कर कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था। चंडीगढ़ पुलिस ने एस्मा का उल्लंघन करने के आरोप में कर्मचारी संगठन के कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया। इस बीच प्रशासन द्वारा सेना और अन्य एजेंसियों की सहायता से शहर में 80% से अधिक विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए 2020 में गठित परिसीमन आयोग की अवधि 2 महीने और बढ़ा दी है। कानून और न्याय मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाले पैनल को 2 महीने का विस्तार देने के लिए
कल एक अधिसूचना जारी की। 3 सदस्यीय आयोग का कार्यकाल 6 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। आयोग पहले ही अपनी मसौदा रिपोर्ट को जम्मू कश्मीर से निर्वाचित 5 संसद सदस्यों के साथ साझा कर दिया है, जो पैनल के सहयोगी सदस्य भी हैं। FIH हॉकी प्रो लीग के लिए स्पेन की पुरुष और महिला टीम भुवनेश्वर पहुंच गई है। कलिंग स्टेडियम में भारत और स्पेन के बीच 26 और 27 फरवरी को मुकाबले खेले जाएंगे। महिला टीम का मैच शाम 5 बजे से होगा। पुरुष टीम का मुकाबला शाम 7:30 बजे से होगा। महिला क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच कल क्वींसटाउन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार तड़के 3:30 पर शुरू होगा। शुरुआती 4 मैच जीतकर न्यूजीलैंड ने 4-0 की अजेय बढ़त बना ली है। विश्व कप से पहले भारतीय टीम की कोशिश इस मैच को जीतकर लय में वापसी करने की होगी। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान होंगे। आज श्रीलंका की टीम का नेतृत्व दासुन शनाका करेंगे। उधर श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हंसरंगा कोरोना संक्रमित होने के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। विदर्भ मातेच्या कुशीत दिव्य रत्न निपजले, त्रिसंत गाडगे बाबा योगी प्रगटले। आज के इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं समाज सुधारक गाडगे महाराज को। उनका जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। सरकारी शिक्षक होने के नाते वे आजीविका के लिए अलग अलग गांव में गए और शिक्षा का प्रकाश फैलाया। किसी गांव में जाते ही तुरंत वहां के नालों और सड़कों की सफाई के अभियान में वे जुट जाते थे। गांव के लोग उन्हें जो पैसा देते उससे वे शिक्षा संस्थान, धर्मशालाएं, अस्पताल और पशु गृहों का निर्माण करवाते। शिक्षण नाही केले ग्रंथांचे वाचन, परी असो पंडित विद्वान, दया शिकविले शहाणपण। गाडगे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने पंढरपुर में अपने छात्रावास की इमारत पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को दान कर दी थी। इस सोसाइटी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। वे लोगों को शिक्षित होने का आग्रह करते समय डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण दिया करते थे। वे कहा करते थे कि शिक्षा पर किसी वर्ग या जाति का एकाधिकार नहीं है। बाबा साहेब भी अक्सर उनसे मुलाकात करते थे। वे गाडगे को ज्योतिबा फूले के बाद जनता का महानतम सेवक कहते थे। महान समाज सुधारक संत गाडगे महाराज को हमारा नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी इस्माइल खान को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
वे सिंगापुर संघर्ष के दौरान 23 फरवरी 1915 को शहीद हुए थे। इस्माइल खान सिंगापुर में ब्रिटिश भारतीय सेना की 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक थे। 15 फरवरी 1915 को रेजिमेंट सिंगापुर से हांगकांग के लिए अभियान पर जाने की तैयारी कर रही थी। वहां से सैनिकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए भेजा जाना था। इस्माइल खान गदर आंदोलन से प्रभावित थे। उन्होंने बैरक के निकट क्वार्टर गार्ड से हथियारों की गाड़ी पर गोलीबारी की। अब्दुल गनी और अन्य भारतीय सैनिकों ने भी इस्माइल खान का साथ दिया। इस हिंसक झड़प के उपरांत सैनिकों को पकड़ लिया गया। सैनिकों पर ब्रिटिश सेना की शपथ तोड़ने का आरोप लगाया गया और सिर में गोली मारने की सजा दी गई। 23 फरवरी 1915 को ब्रिटिश साम्राज्य की अपनी बर्बरतापूर्ण नीति के अनुसार जनता में भय पैदा करने के लिए खुले मैदान में 23 भारतीय सैनिकों को गोली मार दी गई। पर क्रांति की ज्वाला भला कहाँ रुकने वाली थी। भारत के इन वीर सपूतों को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद अब्दुल अली का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह के समर्थन में प्रदर्शन में भाग लिया। मुंबई में युद्धपोत HMIS तलवार के जवानों ने रहन सहन की खराब व्यवस्था और भेदभावपूर्ण बर्ताव के विरुद्ध 18 फरवरी 1946 को हड़ताल कर दी। जवानों ने नौसेना के ट्रकों पर कब्जा कर लिया और विद्रोह के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से मुंबई के लोगों से आग्रह किया। उनके समर्थन में मुंबई में अनेक जुलूस निकाले गए। 23 फरवरी 1946 को मुंबई में प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी में अब्दुल अली घायल हो गए और उसी दिन शहीद हो गए। आकाशवाणी समाचार शहीद अब्दुल अली को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज हम शहीद बुस्तु का भी स्मरण कर रहे हैं। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने वर्तमान झारखंड के रांची में विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ाई की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों की नौकरी छोड़ने और विद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उन्हें 11 अक्टूबर 1858 को काला पानी की सजा दी गई। 23 फरवरी 1859 को अंडमान जेल में हिरासत में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत माँ के महान सपूत शहीद बुस्तु को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। यूक्रेन में कीव से एयर इंडिया की उड़ान कल रात इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। विमान में 240 लोग सवार थे। भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया भारत और यूक्रेन के बीच 24 और 26 फरवरी को 2 और विशेष उड़ानें संचालित करेगा। यूक्रेन के मुद्दे पर पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस संकट के कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है, लेकिन देश के हितों के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री पुतिन ने कहा कि रूस इस जटिल मुद्दे के कूटनीतिक हल के लिए खुले मन और ईमानदारी के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 69 अंक की गिरावट से 57,232 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 29 अंक नीचे 17,063 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। शाम 5 बजे तक लगभग 58% मतदान की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नारी शक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ है। ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए बजटीय घोषणाओं पर वेबिनार को संबोधित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पर हार्वर्ड स्टडी रिपोर्ट जारी की। कहा, इनसे भारत के टीकाकरण अभियान और कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई को समझने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश का आकर्षक केंद्र है। गुजरात राज्य शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 28 मार्च से 12 अप्रैल तक होंगी।
राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में पेश किया। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 के नवीनतम संस्करण का शुक्रवार को विशाखापत्तनम में शुभारंभ होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। भारत के साथ FIH प्रो लीग श्रृंखला के लिए स्पेन की महिला हॉकी टीम भुवनेश्वर पहुंची और भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।